स्टार्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर आप पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, वेस्पर थ्योरी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में यानी कि वीबीटी के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन between the two atoms to complete their electronic configuration. कोवेलेंट मॉलिक्यूल के एग्जांपल जैसे H2 है, C2H6 है, वाटर है, CO2 है, Cl2 है, N2 है, C2H2 है। ये सब किसके एग्जांपल है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इसमें हर एक हाइड्रोजन के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। तो शेयरिंग करने के बाद हर एक हाइड्रोजन पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल आपने बनाया वो किससे बनाया? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया लैंगम्यूर ने। कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी इसका आइडिया दिया लैंगम्यूर ने। क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया तो हर एक क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। दोनों क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई उसकी वजह से डेवलप क्या हुआ? दोनों क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन जनरल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब बॉन्ड के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं उनमें कुछ एग्जांपल है जैसे कि वाटर है, CH4 है, अमोनिया है। इन सभी के अंदर आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे वाटर के अंदर, मीथेन के अंदर, ऐसे ही अमोनिया के अंदर। गॉट इट? जब वाटर का मॉलिक्यूल आप बना रहे हो तो आप ये चेक करो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो ऐसे 2 डॉट आपको ऑक्सीजन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये चीज जो होती है वो कहलाती है लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं उन्हें आप बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, कार्बन में लोन पेयर एक भी नहीं है। और अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन का एक पेयर पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पूरा पेयर है ये पूरा पेयर कहलाता है लोन पेयर। तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है ऐसा बॉन्ड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर से शेयर करने के बाद बनता है। इस तरह का बॉन्ड जो होता है वो कहलाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंपली डबल बॉन्ड। जितने भी एल्कीन्स होते हैं, जितनी भी एल्कीन्स होती हैं उन एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलता है आपको? डबल बॉन्ड। ऐसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में आपको क्या मिलता है? डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड के अंदर टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो डबल बॉन्ड के अंदर टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है? 2 पेयर की शेयरिंग होती है। जैसे CO2 का मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन ने टोटल मिला करके शेयर किए अपने 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो टोटल मिलाकर के एक बॉन्ड में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड के अंदर हो गए टोटल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसी C2H4 का मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन के बीच में मिल जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि जिसमें कि टोटल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं? टोटल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो 3 बॉन्ड में हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ? तो आंसर हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर। ऐसी इथाइन के मॉलिक्यूल के अंदर यानी C2H2 के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए ट्रिपल बॉन्ड में? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर।
क्वेश्चन है which of the following molecule has double covalent bond? The right answer is B, that is oxygen. ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड जनरली किसके बीच में बनता है? तो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है. सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ रेस्पेक्टिवली. तो सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से, और ट्रिपल बॉन्ड तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से. सही आंसर हुआ सी. ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी गलत है. सही आंसर इसका सी है. विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. हाईली इंपॉर्टेंट थ्योरी है. इस थ्योरी से आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप्स को प्रेडिक्ट करेंगे. लुईस की थ्योरी फेल होने का जो बेसिक रीजन था वो ये कि लुईस की थ्योरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप्स को नहीं बताती थी. कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप्स को निकालने के लिए जो थ्योरी दी गई वो थ्योरी थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इसमें वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर शेप डेवलप होता है. ये थ्योरी इस बात के बारे में बताती है. तो वेस्पर थ्योरी कुछ पॉइंट्स को एक बार रीड आउट कर लो पहले. इस थ्योरी को जो प्रपोज किया वो किया सिडविक और पॉवेल ने 1940 के अंदर. लेटेस्ट इसको फिर मॉडिफाई किया 1957 के अंदर नाइलॉन और गुड्सबी ने. इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं. द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर. यानी कि किसी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर डिपेंड करती है. वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप की यानी कि दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं. तो वो दो कैटेगरी जो होती है वो दो कैटेगरी के अंदर से एक होती है बॉन्ड पेयर की और दूसरी होती है लोन पेयर की. तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं लोन पेयर और दूसरे होते हैं बॉन्ड पेयर. तो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, जो कि दो टाइप के होते हैं. एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर. ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं ताकि इनके बीच में रिपल्शन जो हो वो मिनिमम हो. These are some postulates of Vesper theory. रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है हाईली इंपॉर्टेंट है. तो रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में. उसके बाद रिपल्शन आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में. और सबसे कम रिपल्शन जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में. रिपल्शन का ऑर्डर एलपी एलपी ग्रेटर देन एलपी बीपी greater than BPBP. This is the order of repulsion. Got it? लोन पेयर यानी कि अनशेड इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये किसी मॉलिक्यूल की शेप को डिस्टॉर्ट करने का काम करते हैं. और किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये लोन पेयर जो होते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं ताकि मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए. अमोनिया के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के पास तीन हाइड्रोजन है जो कि बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व होंगे. और बचा हुआ एक जो पार्ट है अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर का उसे हम बोलेंगे लोन पेयर. तो नाइट्रोजन के पास टोटल मिलाकर के तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? चार. चार में से तीन तो बॉन्ड पेयर आ गए, एक लोन पेयर आ गया. अब ये एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा ताकि बॉन्ड पेयर को ये कम से कम रिपेल कर सके. एक लोन पेयर आते ही बॉन्ड एंगल 107.3 डिग्री का आ रहा है. जबकि मीथेन के अंदर अगर बात करें तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है. टोटल मिला के चार इलेक्ट्रॉन पेयर में से चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है. जबकि अमोनिया के इसके अंदर चार बॉन्ड पेयर में से टोटल चार इलेक्ट्रॉन पेयर में से तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है. गॉट इट?
जब एक भी लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन तो मॉलिक्यूल में मिनिमम होगा, और बॉन्ड एंगल जो भी आएगा वो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है। तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल मीथेन में कितने का होता है? 109 डिग्री का। एक लोन पेयर आते पर बॉन्ड एंगल लगभग 2 डिग्री गिर जाता है। तो लगभग 2 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल गिरेगा तो ये बॉन्ड एंगल कितने का रह जाएगा 2 डिग्री गिरने पर? अराउंड 107 डिग्री का। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। मीथेन, अमोनिया और वाटर के अंदर कितने कितने लोन पेयर हैं? तो मीथेन के अंदर तो एक भी लोन पेयर नहीं है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। यानी कि वाटर के केस के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया में एक लोन पेयर और मीथेन में एक भी लोन पेयर नहीं है। तो आंसर हुआ इसका 0, 1 एंड 2। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिपल्शन का ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिपल्शन बताया था लोन पेयर के बीच में, उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेस्पर थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। वेस्पर थ्योरी के अंदर हम मॉलिक्यूल की शेप्स और ज्योमेट्री को निकालेंगे, और ये मान के काम करेंगे कि जो भी सेंट्रल एटम है उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री आती है और क्या उसका एग्जाम्पल है। मान लो कि टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि दोनों बॉन्ड पेयर हैं। तो सेंट्रल एटम हो गया ए, और बी का मतलब है बॉन्ड पेयर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मॉलिक्यूल की जो शेप आती है उस शेप को बोलते हैं लीनियर, और इस शेप का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है BeCl2, HgCl2, BeF2, MgF2 और MgCl2। टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो मॉलिक्यूल की जो शेप आती है वो आती है निकल करके ट्राइगोनल प्लानर। शेप डिटरमाइन कौन करता है? बॉन्ड पेयर। तो मॉलिक्यूल की जो स्टैंडर्ड शेप आती है वो आती है ट्राइगोनल प्लानर, शॉर्ट में प्लानर भी बोल सकते हैं। इसके इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। इसका बेस्ट एग्जांपल है बोरॉन के हैलाइड्स, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स। टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। शेप आती है निकल करके टेट्राहीड्रल। इसका स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। बेस्ट एग्जांपल में मीथेन है, CCl4 है। टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो शेप आती है निकल करके उस शेप को बोलते हैं हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट में बोल सकते हैं TBP। और इसका बेस्ट एग्जांपल है PCl5। इस केस के अंदर 2 तरह का बॉन्ड एंगल होता है, एक एक्सियल जो कि 90 डिग्री का होता है, और दूसरा इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होता है जो कि 120 डिग्री का होता है। बेस्ट एग्जांपल है PCl5। टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है। तो 6 बॉन्ड पेयर में से 4 तो स्क्वायर के प्लेन में लग गए, 6 बॉन्ड पेयर में से 4 तो स्क्वायर के प्लेन में लग गए। एक बॉन्ड पेयर प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे लगा। तो जो शेप आती है निकल करके उस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। द शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। और इस केस के अंदर जितने भी बॉन्ड एंगल होते हैं वो सारे होते हैं 90 डिग्री के। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर SF6, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एंड TeF6। अब आता है ज्योमेट्री ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयंस विद सेंट्रल एटम हैविंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर के साथ डेवलप हो जाए लोन पेयर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होगी वो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहला मॉलिक्यूल है AB2L, यानी कि टोटल मिला करके आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। बी का मतलब बॉन्ड, एल का मतलब लोन पेयर। गॉट इट? तो टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनमें से 2 बॉन्ड पेयर में आ गए और एक लोन पेयर में आ गए। तो टोटल मिला करके आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से
दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, कंपाउंड का कोड आ गया 321 का। ऐसी सिचुएशन के अंदर तीन वालों की जो भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बताई थी ट्राइगोनल प्लानर, उसमें एक लोन पेयर को आप सबसे ऊपर की तरफ अरेंज कर दो तो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो आ जाएगी बेंट शेप, यानी कि वी शेप। इसका बेस्ट एग्जांपल है SnCl2 PbCl2। द रीजन इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सो द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस। इस केस का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से कम होगा। अगली कैटेगरी है टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। इस केस का कंपाउंड का कोड हो गया 431 का। टोटल मिलाकर के आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के अंदर टोटल मिलाकर के 4 के लिए आप शेप जो अरेंज करते हो उस शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल। अब उसमें आपको 3 तो बॉन्ड पेयर रखने हैं, एक लोन पेयर रखना है। एक लोन पेयर आपने मॉलिक्यूल के जस्ट ऊपर लगा दिया तो जो शेप आती है मॉलिक्यूल की निकल करके वो शेप कहलाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल इन शॉर्ट आप उसे बोल सकते हैं शॉर्ट में पिरामिडल। इसके इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अमोनिया। रीजन, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा और स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस केस में एक लोन पेयर आने पर बॉन्ड एंगल 2 डिग्री गिर जाएगा। तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है, एक लोन पेयर आने पर बॉन्ड एंगल 2 डिग्री गिर जाएगा तो रह जाएगा 107 डिग्री। अगला कोड जो है आपके पास वो है 432 का। तो 432 के अंदर दो बॉन्ड पेयर हो गए, दो लोन पेयर हो गया, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। टोटल मिला के हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 के लिए जो स्टैंडर्ड शेप थी वो थी टेट्राहेड्रल। अब इसमें आपको दो बॉन्ड पेयर करने हैं और दो लोन पेयर करने हैं तो मॉलिक्यूल की शेप आ रही है वो वी शेप आ रही है, यानी कि बेंट आ रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं और वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पर बॉन्ड एंगल और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल यहाँ वाटर के अंदर 105 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि एक लोन पेयर पे बॉन्ड एंगल लगभग 2 डिग्री गिर जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल 4 डिग्री गिरने पर 109 में से 4 माइनस करोगे तो रह कितना जाएगा, लगभग लगभग 105 डिग्री का। नेक्स्ट आता है AB4L, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। इसकी स्टैंडर्ड शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि TBP। अब इसमें एक लोन पेयर आ गया तो एक लोन पेयर को सबसे ऊपर अरेंज करोगे तो जो शेप आएगी वो आएगी निकल करके सीसॉ शेप को बोला जाता है, सीसॉ शेप। बेस्ट एग्जांपल है इसका SF4। लोन पेयर का रिपल्शन यहाँ भी बढ़ जाता है। टोटल मिलाकर के 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। TBP ज्योमेट्री के अंदर दो लोन पेयर को आप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एक्सियल पोजीशन पर अरेंज कर दोगे तो मॉलिक्यूल की जो शेप आ जाएगी वो आ जाएगी टी शेप निकल करके। इसका बेस्ट एग्जांपल है ClF3। नेक्स्ट है AB5L, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। टोटल मिला के हो गया 6। 6 के लिए स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर आया है तो सबसे नीचे की तरफ लगा दोगे, मॉलिक्यूल की जो शेप आएगी वो आएगी निकल के स्क्वायर पिरामिडल। इसके इसका बेस्ट एग्जांपल है BrF5। AB4L2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर आने की वजह से शेप रह जाएगी स्क्वायर प्लेनर। बेस्ट एग्जांपल है जीरन टेट्राफ्लोराइड। MCQ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्टाहेड्रल शेप? द आंसर इज SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन XeF4। तो XeF4 के अंदर 4 फ्लोरीन है, स्क्वायर के प्लेन में लगेंगे, 2 लोन पेयर आएगा। तो टोटल मिलाकर के 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, दैट इज ऑप्शन बी। वेस्पर थ्योरी के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं? वेस्पर थ्योरी
की मदद से, जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल का आप शेप निकालो उसके बाद उसका ज्योमेट्री कैलकुलेट करो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट हो सकता है ये। मॉलिक्यूल की शेप निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द सेंट्रल एटम कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। These are the merits of Vesper theory, but there are certain demerits of this theory. The most important one is this theory could not explain the shape of the isoelectronic species, that is species having the same number of electrons are known as isoelectronic. जैसे कि IF7 और TeF7 दोनों के अंदर 56 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल मिला करके, तो दोनों की शेप इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो निकल करके आती है वो आती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक, जो कि एक्चुअल नहीं है। साथ ही साथ इस थ्योरी की मदद से ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनकी शेप्स इससे प्रेडिक्ट नहीं हो सकती है। इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड करके क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड की गई थ्योरी जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि वेस्पर थ्योरी क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड नहीं है। इस थ्योरी की मदद से कंपाउंड का मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा ये एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से ये थ्योरी फेल हो गई। क्वेश्चन है SF4 का मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर जो लोन पेयर आते हैं उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा तो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सबसे कम होगा। क्वेश्चन है वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर इनकी शेप्स निकालनी है, तो SF4 की जो शेप आती है वो आती है टेट्राहेड्रल, NH2 नेगेटिव की आती है V शेप, अमोनियम आयन की होती है टेट्राहेड्रल, और C2H2 इथाइन है इसकी शेप होती है लीनियर। ClF3 की शेप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ClF3 की शेप जो होती है वो होती है T शेप। मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स आर बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है वो किसके बीच में होता है? लोन पेयर के बीच में, दैट इज ऑप्शन बी। IF7 की शेप, IF7 एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, इसकी स्टैंडर्ड शेप जो होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दैट इज ऑप्शन ए PBP, P, B and P। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। SF4 में क्या एक भी लोन पेयर नहीं है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। SF4 के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। 1 lone pair lies on equatorial position, 1 lone pair lies on axial position, 2 lone pair lies on SF4 molecule. The right option is B। अगर एक लोन पेयर होता है तो वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को कैप्चर करता है। नेक्स्ट आता है थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड जो थ्योरी है वो 2 तरह की हैं, पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। मॉलिक्यूल की शेप लुईस के अप्रोच से तो कैलकुलेट नहीं हो सकता था, साथ ही साथ बॉन्ड एंथैल्पी का क्या डिफरेंस होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, इनका आइडिया इस थ्योरी से नहीं दिया गया था। इसके लिए नई थ्योरी को प्रेडिक्ट करना था, तो वो जो नई थ्योरी थी वो मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक हर तरह के मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल थी। उस थ्योरी का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहली थ्योरी है आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बात करते हैं सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ये थ्योरी बेसिकली बेस्ड है ऑर्बिटल्स के ओवरलैप पर। थ्योरी ये कहती है कि 2 एटम जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हर एक एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कन्फिगरेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन का हो गया 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1। दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के अंदर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने पर बन करके आएगा तुम्हारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे अपोजिट स्पिन के अंदर। ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा। ये ओवरलैपिंग 2 तरीके की होती है जिससे कि जनरेट होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
जब दो एसएस ऑर्बिटल या एसपी ऑर्बिटल या पीपी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। जबकि दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड। वो तब बनता है जब दो पीपी ऑर्बिटल या एक पीडी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो बनता है पाई बॉन्ड। क्वेश्चंस में आइए, सिग्मा बॉन्ड किस तरह की ओवरलैपिंग में बनता है? तो आंसर है ऑल द अबव, एसएस एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आंसर इज पीपी ओवरलैपिंग, दैट इज ऑप्शन सी। सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सबसे पहला बनने वाला जो बॉन्ड होता है ओवरलैपिंग की वजह से, उसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो ये बॉन्ड तब बनता है जब दो ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट। इस तरह की ओवरलैपिंग को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। जनरली ये जो ओवरलैपिंग होती है ये दो एसएस हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। तो सब बात देखते हैं एसएस ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो ये दो एस ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के अंदर है, दोनों एक ही एक्सिस के अबाउट है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने पर बन करके बीच में जो बॉन्ड आएगा उस बॉन्ड को आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। दिस इज एस एस ओवरलैप। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। नेक्स्ट है आपके पास एसपी ओवरलैपिंग, यानी एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये है एस ऑर्बिटल जो कि होता है स्फेरिकल, और ये है आपके पास पी ऑर्बिटल जो कि होता है शेप के अंदर डंबल। इन दोनों की ओवरलैपिंग से हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई तो बना एसपी ऑर्बिटल। जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है आपके पास पीपी ओवरलैपिंग। जब दो पी ऑर्बिटल हेड टू हेड टकराएंगे अपनी हाफ फील्ड कंडीशन के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये दो पी ऑर्बिटल है हेड टू हेड ओवरलैप कर गए, जो बॉन्ड बना वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पीपी ऑर्बिटल अगर हेड टू हेड ओवरलैप ना नहीं कर रहे हैं, साइड टू साइड ओवरलैप कर रहे हैं या लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बन करके आता है पाई बॉन्ड। यानी कि पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से दो तरीके का बॉन्ड बन सकता है, या तो सिग्मा या पाई। सिग्मा बनेगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग पर और पाई बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग पर। तो पाई बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर बनता है। जो बॉन्ड बन करके आता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे लाई करती है, दैट इज अबव एंड बिलो द प्लेन। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आंसर इज साइडवेज ओवरलैपिंग, दैट इज लेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से बन करके आने वाला बॉन्ड यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम बताना है, आंसर इज सिग्मा बॉन्ड। बात करते हैं सिग्मा और पाई, ये दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड थे, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ओवरलैपिंग पे डिसाइड करती है। सिग्मा जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है पाई के कंपैरेटिव। यानी सिग्मा और पाई में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? सिग्मा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई एक वीक बॉन्ड है। कभी भी पाई बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। Pi bond is formed between the two atoms only after the formation of sigma bond. Pi bond has no independent existence. जब भी कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होगा तभी पाई ऑब्जर्व में आएगा। सिंगल बॉन्ड तो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो सिग्मा और पाई के बीच में आने वाला जो डिफरेंस है वो ये कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ओवरलैप करने पर बनता है जब न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जबकि साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड जो कि न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है। जनरली सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी ओवरलैपिंग से तैयार होता है, जबकि पाई बॉन्ड पीपी और पीडी ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा के अंदर ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से बन करके आने वाला बॉन्ड हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ कम होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड के अबाउट वो सिमेट्रिकल होते हैं,
और खास बात यह है कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट कर सकता है, जबकि पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो तो सकता है लेकिन वो रोटेशन फ्री नहीं होता। उस रोटेशन को हम नाम देते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। द रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्वेश्चंस में आए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, sigma bond is weaker than pi bond. The first option is incorrect. Sigma bond is stronger than pi bond. It is not weaker than pi bond. The incorrect statement is option A. The strongest bond among the following is, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कौन सा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? sp pp। तो नेचुरल बात है सिग्मा pp जो होगा वो सिग्मा sp से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, सिग्मा कभी नहीं बनता।